हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रवीण पवार, योर सोशल साइंस टीचर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ज्योग्राफी का चैप्टर 2। हालांकि इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। अब हमें बेसिकली सेकंड पार्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कहाँ तक हम कर चुके थे, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमें सेकंड पे चलना है, तो हम आते हैं थोड़ा सा नीचे पेज नंबर 3 की तरफ इस चैप्टर के। देखो, इससे पहले हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा एक बार वो यही देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ हमने थोड़ा सा क्या करना है। अब तक हम क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फॉरेस्ट। चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हमें फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बताना है। फिर हमने देखा कि इसमें गवर्नमेंट के क्या क्या रोल रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा जो सबसे पहले वाला आया है, ठीक है। ये कौन से वाले में आया है? ये आया 1972 में। उसके बाद हमारा आया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से इसमें आया था? 1973 में। तो ये हम कर चुके हैं। अब मेन चीज़ आती है कि देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाने की बात कर रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ कहाँ पे मिलेगी? वे हमें मिलेगी फॉरेस्ट में। तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट किसको करना पड़ेगा? फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अगला जो काम है वो जंगल्स को, मतलब किस तरीके से फॉरेस्ट को हमने क्लासीफाई करा है, कैसे हमने इनको प्रोटेक्ट करा है, वो सारी चीज़ हमें देखनी है। अब अगर ये तीनों चीज़ की बात करें, ये तीनों किसके रोल हैं? ये गवर्नमेंट के रोल हैं कंजर्वेशन करने में। वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना है उसके कंजर्वेशन में ये तीनों के तीनों हमारे गवर्नमेंट के रोल में आते हैं। क्लियर है? चले आगे। तो अब ये हमने स्टार्ट कर लिया था यहाँ से। तो थर्ड टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अपना रिसोर्सेज वाला। देखो, जो प्रोजेक्ट टाइगर वाले में था, मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो तुम्हें ये ध्यान से देखना है, ये वाले एमसीक्यू बन के आते हैं। इसमें क्या क्या बताया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो जिम कहाँ पे करनी है? उत्तराखंड में। दूसरा, सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल। तो सुंदर बन के कौन घूमता है? बंगाली सुंदर बन के घूमते हैं। बंधवागढ़ कहाँ पे है? एमपी में। एमपी बंधवा मजदूर, या तो बिहार के लेने या तुम्हें एमपी के लेने। तो बंधवागढ़ कहाँ पे है? एमपी में है। नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का राजस्थान में। तो सर पे राज होता है हमारा, ठीक है। मानस कहाँ के? अच्छे असम के। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ का है? केरल का। तो साउथ का एक ही नाम है पेरियार, इससे पता लग रहा होगा। तो एक तो ये प्रोजेक्ट टाइगर पे जो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कई बार आता है मैच करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करा था वो था हमारा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। एक तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताना है, दूसरा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने पेज नंबर पे, इस पे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक। ये वाले भी एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में भी बनकर आया हुआ है, ठीक। तो रिजर्व फॉरेस्ट कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। तो अगर हम इसकी एरिया की बात करें, कितना है? हाफ से कुछ ज़्यादा एरिया रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट को हम मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सेकंड, पहला पॉइंट हाफ से ज़्यादा एरिया, सेकंड पॉइंट मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, इसका मोस्ट वैल्यूएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट के 3 पॉइंट है, कैसे कैसे हमें करने पता लग गए। अब एक इसका रह गया स्टेट्स। स्टेट वाला पॉइंट नीचे दे रखा है, वो नीचे से करेंगे, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गए इसके। अब आते हैं सेकंड तरीके का हमारा फॉरेस्ट कैसा है, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया कितना है? 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 जो एरिया है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, वो किसका है? प्रोटेक्टेड में है। और इनको प्रोटेक्टेड किसके द्वारा घोषित करा गया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। इन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्यों रखा गया है? उसका रीज़न है ताकि आगे कोई इनका फर्दर डिप्लेशन, यानी कि आगे कोई भविष्य में इन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो वो आता है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। 2 क्लियर हो गए। अब आते हैं हमारा तीसरे टाइप का फॉरेस्ट। और तीसरा फॉरेस्ट हमारा कौन सा है? वो है हमारा एक सेकेंड हो जाओ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसे। तीसरे टाइप का फॉरेस्ट है हमारा अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट में वे वाले होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, यानी कि जो वेस्ट लैंड्स पर ग्रो कर जाएं, जो वेस्ट लैंड्स पर जो ज़मीन खाली पड़ी थी उन पर जो ग्रो कर जाएं, वे वाले हमारे अनक्लास फॉरेस्ट में आएंगे। ये गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट और या फिर कोई कम्युनिटी, यानी कि किसी के भी कंट्रोल में ही हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? हो गया। अब बात करें एरिया की। अच्छा चलो, एक चीज़ और,
अलग से जो बन के आता है रिजर्व और प्रोटेक्टेड, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ये अलग से पूछा जाता है, परमानेंट फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, रिजर्व और प्रोटेक्टेड को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। काम क्या है परमानेंट फॉरेस्ट का, सबसे ज़्यादा टिम्बर की लकड़ियाँ इसमें मिलती है और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इसका हेल्पफुल रहता है। मध्य प्रदेश एरिया पूछा जाए, परमानेंट फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो अब अगर बन के आए, सबसे पहली बात, परमानेंट फॉरेस्ट में कौन कौन से आते हैं, रिजर्व और प्रोटेक्टेड वाले आते हैं। उसके बाद कितने परसेंट एरिया है, 75%। स्टेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये एमपी में। तो परमानेंट फॉरेस्ट पे अलग से कम 3 बार एमसीक्यू बन के आया हुआ है। ठीक, अब हमने अपना जो क्लासिफिकेशन करा था उसे देखते हैं दोबारा। पहले 3 तरीके के फॉरेस्ट होते हैं। सबसे पहले हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट कितना, हाफ से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, इन्हें क्या बोलते हैं हम, मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट बोलते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब बात करें प्रोटेक्टेड की, एरिया 1/3, क्यों है, क्योंकि आगे फर्दर डिप्रेशन, आगे कोई भविष्य में नुकसान होने से इन्हें बचाया जा सके। अनक्लास फॉरेस्ट जो है वेस्टलैंड पे अगर जो फॉरेस्ट हो जाएगा उसे अनक्लास में माना जाएगा। ये गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट किसी के भी कंट्रोल में चल सकते हैं। तो ये 3 तो हैं हमारे फॉरेस्ट के जो हमने क्लासिफिकेशन करे हैं। अब उसमें अगर हम बात करें, एक आता है परमानेंट फॉरेस्ट। तो परमानेंट फॉरेस्ट नया कुछ नहीं है, रिजर्व और प्रोटेक्टेड को मिलाकर ही परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में, मध्य प्रदेश में 75% एरिया है। अब बात करें इनका एक पॉइंट जो इनको और आना है, वो आना है एरिया स्टेट का, कि कौन कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट इनमें है। अब इन्हें देखो, अगर तुम वैसे बनाना या शुरू करोगे तो कन्फ्यूजन रहेगी, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है। किससे, इन्हें हम करेंगे, एक बार मैप पे समझने की कोशिश करो। मान के चलो ये हमारा वो चल रहा है इंडिया वाला, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो सबसे पहली बात करी जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बाद क्या आ रहा है, आंध्र प्रदेश, नीचे की तरफ आ जाओ, फिर आंध्र प्रदेश के बाद उत्तराखंड, ये इसके साथ आ गया। फिर क्या आ रहा है, केरल इधर, तमिलनाडु इधर, और फिर वेस्ट बंगाल ये इस साइड आ गया, और महाराष्ट्र एक बीच में इस साइड आ गया। तो अगर हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो अलग अलग स्टेट याद करोगे कन्फ्यूजन होगी। तो इसमें क्या ध्यान रखना, देखो ज़्यादातर कहाँ जा रहे हैं, कोस्टल एरिया में। यहाँ पे भी समुद्र है, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे। तो ज़्यादातर क्या ध्यान रखो, रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया कहाँ है, कोस्टल एरिया में। और साथ साथ 2 ऊपर की स्टेट ध्यान रख लेना, जम्मू कश्मीर और एक हमारी कौन सी है, उत्तराखंड। यानी कि ये 2 साथ साथ वाली एरिया ध्यान हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगली जो हमने पढ़नी है, अगली पढ़नी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया कहाँ पर है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के एरिया की बात करें तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, ये सारे हमें प्रोटेक्टेड स्टेट में पाए जाते हैं। तो बेसिकली नॉर्थ प्लेन वाला स्टेट ना याद करके एरिया ध्यान रखो। तो नॉर्थ प्लेन में हमारा कौन सा आता है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ऊपर हिमाचल प्रदेश आ गया। ये सारी स्टेट अगर देखने के लिए मिली, ये किस में जा रही है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जा रही है। क्लियर हो गया इतना, 2 का एरिया क्लियर हो गया। तीसरा इसने बता रखा है ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट वाली अगर कोई सी भी स्टेट आती है तो वो किस में चली जाएगी, तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट वाली कोई सी भी स्टेट चली जाएगी तो वे किस में चली जाएगी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और गुजरात, ये हमारी मानी जाती है अनक्लास फॉरेस्ट में। तो तीनों के एरिया वाला भी पॉइंट ध्यान हो गया। ये था हमारा फॉरेस्ट के कंजर्वेशन का पॉइंट्स। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब तक का जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा ना, वो हमने सारे पढ़े हैं कि गवर्नमेंट के क्या क्या रोल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लोगों का क्या रोल रहा है, कम्युनिटी का क्या रोल रहा है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें अपना पहला पॉइंट। तो ये 5 मार्क्स में बन के आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की, कम्युनिटी का कैसे रोल रहा है, हाउ कम्युनिटी कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटी। हम ये मानते हैं कि कई प्राचीन कम्युनिटी फॉरेस्ट को क्या मानते हैं, अपने घर की तरह मानते हैं। इन सम एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल। कई जगह क्या होता है, कम्युनिटी के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ रोल प्ले करती है उसको काम करने के लिए। अब दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। अब सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला हमने एग्जांपल कहाँ देखा, ये वाला सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है, राजस्थान में। इसमें क्या करा, राजस्थान के विलेजर ने फाउट करे है माइनिंग के अगेंस्ट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। यानी कि
कुछ एरिया वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया था उसके नीचे ये सपोर्ट मिला था कि वहाँ पर माइनिंग से कुछ रिसोर्स पा सकते थे, तो सरकार ने माइनिंग शुरू करी, तो उसके अगेंस्ट में राजस्थान के विलेजर्स ने खुद से सरकार के अगेंस्ट जाकर उसे प्रोटेक्ट करा है। पहला रोल हो गया। दूसरा, इन मैनी एरिया विलेजर देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। कई बार क्या करते हैं, जो विलेजर्स हैं वे खुद से उनके हैबिटेट आवास को बचाने का काम करते हैं गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को हटा के। अब दूसरा पॉइंट हमें लिखना है यहाँ से, द इनहेबिटेंट ऑफ 5 विलेजर इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट। इनहेबिटेंट्स होता है निवासी, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेज के गांव वाले थे, राजस्थान का ये है अलवर डिस्ट्रिक्ट, उसमें 5 गांव वालों ने क्या करा, अपनी 1200 हेक्टेयर ज़मीन को, फॉरेस्ट को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि ये उनका खुद का गांव था और उन्हें कम्युनिटी में रोल प्ले करना था, तो उन्होंने क्या करा, अपनी 5 गांव वालों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर ज़मीन को भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया और इसमें अपने ही रूल एंड रेगुलेशन सेट करे, जिसमें हंटिंग बैन कर दी और प्रोटेक्ट करा वाइल्ड लाइफ को अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट, की बाहर के कोई भी आक्रमण से उन्हें बचाया जा सके। क्लियर है, 2 पॉइंट पता लग गए। पहला, सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग के अगेंस्ट हेल्प करी। दूसरा, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान वाले थे उन्होंने 1200 हेक्टेयर जमीन को भैरवदेव डाकव सेंचुरी बनाया। तीसरा कम्युनिटी का क्या रोल रहा है, द फेमस चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट क्या होता है, चिपको मूवमेंट बेसिकली उत्तराखंड के आसपास से शुरू हुआ था। वहाँ पे क्या था, पेड़ काटने शुरू कर दिए थे, तो पेड़ को बचाने के लिए लोगों ने पेड़ को ऐसे झप्पी देके खड़े हो गए, ताकि पेड़ काटने से पहले उन्होंने कहा आपको हमें काटना पड़ेगा, तो पेड़ से चिपक कर उन्होंने पेड़ को, जंगल्स को बचाया काटने से, तो उसको बोला गया चिपको मूवमेंट। द चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुल रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन, इसने केवल पेड़ को काटने से ही नहीं बचाया इन सेवरल एरिया, बट हैज़ ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी अफोरेस्टेशन विद इंडिजीनियस स्पीसीज कैन इनोनमसली बी सक्सेसफुल। यानी कि डिफोरेस्टेशन से तो बचाया, पेड़ काटने से तो बचाया ही है, साथ साथ उन्हीं कम्युनिटी के लोगों ने अफोरेस्टेशन भी करा है, दोबारा पेड़ भी लगाए। अगर कुछ पेड़ कटे थे उस एरिया पर दोबारा से पेड़ भी लगाए हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो गया चिपको मूवमेंट का। फोर्थ, अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड और डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। अब हमने क्या करा, पुराने मेथड को छोड़कर हम नए तरीके के फार्मर मेथड अपनाने लगे, जैसे फार्मर एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन चला इन टेहरी एंड नवधान्या हैव शोन दैट एडुकेट स्लेपर ऑफ डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रोडक्शन विद इन द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर इकोनॉमिक वाइबल। यानी कि सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ ना करके हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करना है, कि जो पुराने बीज वगैरह चल रहे थे उन पर हमें फोकस करते हुए चलना है। तो बीज बचाओ आंदोलन का मतलब वही है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो ओरिजिनल बीज हैं उनके थ्रू हम खेती करें, केमिकल्स का कम से कम यूज़ करें। ठीक है, अब आता फिफ्थ पॉइंट, तो ये फोर्थ था हमारा। फिफ्थ पॉइंट है, इसका आंसर करेंगे इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इसको बोलते हैं JFM। JFM प्रोग्राम फर्निश अ गुड एग्जांपल इन इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटी इन मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो JFM के नाम से ही पता लग रहा है, जॉइंट का मतलब मिलके, फॉरेस्ट को मैनेज करना है, तो इसमें लोकल कम्युनिटी ने सरकार के साथ मिलकर फॉरेस्ट को मैनेजमेंट और जो डिग्रेड हो गए, जिनकी क्वालिटी खत्म हो गई थी, उन्हें रिस्टोर करने का काम करा है। तो कम्युनिटी को कंजर्वेशन में, कम्युनिटी का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या रोल रहा है, ये 5 पॉइंट सीधे सीधे आएंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक ही था वैसे तो, JFM वाला। अब इसके बाद देखो JFM थोड़ा सा अलग से भी आ जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक ये वाला है सेक्रेड ग्रुप्स वाला जो टॉपिक है, ये जो सेक्रेड ग्रुप्स वाला टॉपिक है, ये वाला तुम्हारा पैराग्राफ एक बार केस बेस में आया है। ठीक है, तो इसे पढ़ के देखना ध्यान से। अभी पहले JFM वाला करते हैं। तो पहला JFM क्या था, JFM वो था कि कम्युनिटी को मैनेज करना है डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। दूसरा, कौन से ईयर में एग्जिस्ट कराई है, 1988 में। ठीक है, दूसरा स्टेट, कौन सी स्टेट ने पहला रिजोल्यूशन पास करा था, उड़ीसा ने। ये वाला 3 लाइन ऐसी ऐसी सीधी सीधी लिख के दी गई थी। पहली बात, JFM का रोल क्या है, कम्युनिटी को कंजर्व करने का। दूसरा काम क्या है, कौन से ईयर में हुआ, 1988 में। और कौन सी स्टेट ने सबसे पहले पास करा है, उड़ीसा ने इसको पास करा है। ठीक है, तो JFM डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसका काम क्या था, इसमें फॉर्मेशन करते थे लोकल विलेज, गांव वालों की लोकल संस्था बनाई जाती थी जो प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्शन की एक्टिविटी, और साथ साथ डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मैनेज करने का काम भी करते थे।
बदले में फिर उन्हें क्या मिलेगा? इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी आर एंटाइटल्ड टू द इंटरमीडिएट बेनिफिट। उन्हें कुछ बीच के फायदे दे देते हैं, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो टिम्बर्स की लकड़ी डायरेक्ट नहीं लेने दिया जाएगा उन्हें, तो उसके बजाय क्या देंगे? जो टिम्बर्स बेच के थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसका बीच का थोड़ा बहुत शेयर्स दे दिया, या फिर शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोडक्शन, जो वे सक्सेसफुल प्रोडक्शन करते थे उसमें भी थोड़ा बहुत शेयर उन्हें दे देते थे। ठीक है, तो ये था हमारा जेएफएम। जेएफएम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि ये अलग से भी 3 मार्क्स में बन के आ जाता है। बाकी अगर 5 मार्क्स में बन के आया तो सिर्फ इतना सा लिख देना कि जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कम्युनिटी के रोल में था। ठीक है, नेक्स्ट, द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक ऑफ बोथ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटी एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये हमने देख लिया कि कहीं ना कहीं प्रकृति का भी योगदान रहा है, कहीं ना कहीं कंजर्वेशन कम्युनिटी का भी रोल रहा है, बट देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर अ लोकल कम्युनिटी आर एट सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन अभी भी लोकल कम्युनिटी केवल रोल प्ले कर रही है, लेकिन सेंटर में नहीं है डिसीजन मेकिंग में, यानी कि वे अपने फैसले के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, फैसले फिर भी सरकार के ही माने जाएंगे। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिक रिवार्डिंग। बस वे क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं उन चीज़ को जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इकोनॉमिकली उन्हें किसी न किसी तरीके से रिवार्ड देती हो। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जो हमें करना था। ये लास्ट लाइन है, द ट्री इज अ पेक्युलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस। ट्री को इन्होंने क्या बोला है? एक विशेष तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं जो अनलिमिटेड काइंडनेस हमें देते हैं। हम ट्री को बहुत कम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बट हम क्या हैं? उनसे इतनी सारी चीज़ें लेते रहते हैं। एंड बिनोबलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इज सस्टेनेंस। वे अपने सर्वाइव करने के लिए कोई भी डिमांड नहीं करते हैं। एक्सटेंड जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट लाइव एक्टिविटी, इट अफोर्ड अ प्रोटेक्शन ऑफ ऑल बीइंग ऑफरिंग इट्स शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉय इट। ये क्या करते हैं? एक्समैन जो कुल्हाड़ी से उसे काटने के लिए भी आता है, उसके लिए भी शेड, छाया प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये गौतम बुद्ध की क्योट्स है। ठीक है, पूछी नहीं गई है, बस ऐसे ही बुक्स में तुम्हें कम्युनिटी का क्या इंपॉर्टेंस है उसको शो करने के लिए दिखा रखी है। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ पे फिनिश। ये सेक्रेड ग्रुप्स वाला टॉपिक है पढ़ने के लिए। पढ़ लोगे से ये पढ़ाऊँ? चलो पढ़ लो, थोड़ा सा केस वेस में आया हुआ है, फिर तुम कहोगे ये क्या रह गया। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? सेक्रेड ग्रुप्स होता है धार्मिक रिलेटेड, जो भी हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं उन्हें माना जाता है। अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड स्पीसीज, ठीक है, रेयर स्पीसीज यानी कि जो बहुत कम पाई जाती है, तो उन्हें पूजने का काम करते हैं। जैसे नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। हम पुराने ज़माने से ही प्रकृति की पूजा करते हुए आ रहे हैं और ये मानते हैं कि नेचर को प्रोटेक्ट करना भी हमारा काम है। सच बिलीव है प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फ्रॉम कोल्ड सेक्रेड ग्रुप, जिससे हम कई सारे ऐसे फॉरेस्ट की तरफ बढ़े जिनको हम धार्मिक से कनेक्ट करने लगे हैं। द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यानी कि उन्हें भगवान और देवी देवताओं का जंगल माना जाने लगा है। दिस स्पेसीज ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैन्ड। अब इनमें क्योंकि इनकी पूजा करी जाती है, तो इन्हें क्या करा कि लोकल पीपल के द्वारा अनटच छोड़ा जाता था और किसी भी तरीके का इंटरफेयर इनमें बैन कर दिया गया। यानी कि आप इनमें लकड़ी नहीं ले सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, वे सारे काम नहीं कर सकते हैं। अब सर्टेन सोसाइटी रेवर्स अ पर्टिकुलर ट्री विच दे हैव प्रिजर्व फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। जैसे अब इस उन्होंने एग्जाम्पल दिए, इसके कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए? मुंडाज एंड संथाल ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में संथाल एंड मुंडा वाली जो जनजाति रहती है, वे किसकी पूजा करती है? महुआ की। महुआ का पुराना नाम है बैसियो लैटिफोलिया एंड कदम्बा, इसका पुराना नाम एंथोकेफेलस एंड कदम्बा ट्रीज एंड द ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार। उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियाँ हैं वे टैमरिड और साथ साथ मैंगो ट्री, मैग्नीफेरा इंडिका की पूजा करते हैं, वेडिंग्स में अपने यूज़ करते हैं। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बेनियन ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड। कई सारे हम पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज सेवरल कल्चर ईच विद इट ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। तो कई सारे कल्चर के अपनाते हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उसे को कंजर्व करने के लिए। सेक्रेड क्वालिटी आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, प्लांट एंड एनिमल। मतलब जरूरी नहीं है वो पेड़ की पूजा कर रहे हैं, वो किसकी भी हो सकती है, किसी चोटी की पूजा हो सकती है, माउंटेन्स की हो सकती है, किसी पीक्स की हो सकती है, किसी प्लांट्स की हो सकती है, साथ साथ किसी एनिमल की भी हो सकती है। जैसे अगर हम आगे बात करें इसमें सेक्रेड जैसे विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड, यू विल फाइंड ट्रूप ऑफ मैकेक्स। जैसे लंगूरों के जो ट्रूप्स है उनकी और अराउंड मैनी टेम्पल्स के अराउंड पूजा करी जाती है। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। वे उन्हें टेम्पल के भक्त के तौर पर ही माना जाता है। इन एंड अराउंड जैसे बिश्नोई विलेज में, राजस्थान का जो बिश्नोई विलेज है, हर्ड ऑफ ब्लैक बक,
चिंकारा, जो इसकी क्या करते थे, नील गाय हो गई, पीकॉक हो गई, इनको भी इंटीग्रल पार्ट माना जाता है नोबल, उनकी मतलब उनकी कम्युनिटी का एक आंतरिक पार्ट माना जाता है। ब्लैक बक वाला केस तो सुना भी होगा, बिश्नोई विलेज में जो सलमान खान वाला केस चल रहा है कि मतलब काला हिरन को मार दिया गया था। अब उनके ड्राइवर ने मारा था या उन्होंने मारा था, इस पर मुझे नहीं पता, बट मेन चीज़ ये है कि यही वाला केस है। तो ये धार्मिक मानते थे, वे उनको अपनी प्रजाति, अपने घर का सदस्य की तरह मानते हैं, पूजा करते हैं। इस वजह से वो केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि अभी तक भी उसके चक्कर में उन्हें जेल वेल के चक्कर काटने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सेक्रेट ग्रुप्स था, केस बेस बनकर आया हुआ है। बाकी कम्युनिटी वाला लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा था, वो हमने कर लिया। एक्सरसाइज देखे एक बार, क्या क्या दे रखा है एक्सरसाइज में। देखो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी डू नॉट डायरेक्ट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन का। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो जॉइंट का मतलब ही कम्युनिटी रोल करे, चिपको में भी कम्युनिटी का रोल था, बीज बचाओ में भी रोल था। डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मार्केशन करना है, तो ये इसमें रोल नहीं है, तो डी आ गया हमारा आंसर। मैच करने के लिए आया, कौन सा किस में आता है। सबसे पहली बात, मोस्ट वैल्यूएबल वर्ड दिखा, मोस्ट वैल्यूएबल कौन सा था हमारा, रिजर्व फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड में कौन सा था, जिसको हमें एनी फर्दर डिप्लेशन से बचाना था। अनक्लास में कौन सा था, वेस्टलैंड वाला। तो कीवर्ड्स पकड़ोगे तो उससे मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ये हमने कर लिया। ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट करती है डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ये भी कर लिया। वही है कि जैसे अर्बनाइजेशन करना शुरू करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रही है, वे सारी इफेक्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो डिटेल में करनी है ये वाले, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटी हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये देखो 120 वर्ड्स में करना है, तो 5 मार्क्स का हमने यही करा है अभी पैसे। सरिस्का टाइगर रिजर्व, अलवर डिस्ट्रिक्ट में भैरवदेव डाको सेंचुरी, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये 5 पॉइंट करे थे ना, वो इसका ही आंसर है। राइट ऑन अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन में करोगे, तो गवर्नमेंट ने क्या रोल करे, कम्युनिटी ने क्या रोल करे, वे दोनों हम इसमें बता सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट है हालांकि, तो देख के चल लेना। बाकी अगर आपको क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन वही वाले पॉइंट्स मैंने ये वाले क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिए। ये हमारा क्वेश्चन है उस टॉपिक से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपना। चिपको मूवमेंट हो गया, ये हमारा इसके पहले वाले के पॉइंट हो गए। उसके बाद JFM, ठीक है, तो JFM वालों को कैसे लिखना है पॉइंट वाइज, वो मैंने पॉइंट लिख के दिखा दिया है। और ये बेनिफिट्स है, लास्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या रोल रहा है, ठीक है, एक अलग से एक्स्ट्रा बता दिया था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो बस इतना सही हमारा चैप्टर था, इसके बाद ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ठीक है, तो लास्ट टॉपिक ही बच रहा था। अब जिसने इसका स्टार्टिंग से देखना है, मान लो ये अभी हमने फॉरेस्ट वाले वीडियो से शुरू करा है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा उसके लिए मैं जल्दी पहला पार्ट डाल दूँगा, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। बट ये अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, तब तक के लिए बाय, ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है।